हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। निम्रा, दरवाजा खोलें। आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर ये मजाक है ना तो बहुत बुरा मजाक है। जल्दी से दरवाजा खोलें, मुझे बाहर आना है। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। मैं हवास पाकता होकर इस अंधेरे में डूबे हुए कमरे का दरवाजा खटखटाए जा रही थी, रोते हुए पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दस्तक देकर निम्रा को बुला रही थी, मगर मुझे बाहर सिवाय एको के और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निम्रा कहने लगी कि जब तक तुम मेरा मकसद पूरा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें इस कमरे से नहीं निकालूंगी बाहर। बेहतर है कि खामोशी से जो मैं कह रही हूँ वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बेयकीनी से अपनी बहन को दरवाजे की दरार से देख रही थी। किस कदर सफाकियत उसके चेहरे से झलक रही थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कर सकती है। मैं इस वक्त को लेकर पछताने लगी जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहन सचमुच में मुझसे ये सब करवाना चाहती है। मैंने अपनी बड़ी मन्नत वाले अंदाज में कहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हम इसका कोई और हल भी निकाल सकते। मगर मेरी बहन तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। अभी मैं इसी तगोदो में लगी हुई थी कि किसी तरह दरवाजा खुले और मैं बाहर जाऊं कि तभी दरवाजे की जानिब मुझे कदम भरने की आवाज आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम कदमों से अचानक इधर को आ रहा हो। मेरे तो कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी जब दरवाजा खुला और अंदर मेरा बहनोई दाखिल हो गया। बहनोई को देखकर तो मैं कई कदम पीछे हटी थी और उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि अल्लाह के वास्ते मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मेरी रूह तक लरस चुकी थी। मुझे न सिर्फ खुद से बल्कि अपनी बहन से भी घिन आने लगी कि मैं ऐसी बहन को अपना हमदर्द समझती रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी बहन मेरे साथ इस कदर घिनौना खेल भी खेल सकती है। मेरा और मेरी बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला था। हम एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। यही वजह थी कि उसकी शादी के बाद मेरा उसके बगैर एक पल भी जी नहीं लगता था। कुछ तो उसकी शादी भी दूर दराज के इलाके में हुई थी, जिसका सफर हमारे गांव से 4 घंटे की मुसाफत पर था। मैंने जिद करके ही अपने माँ बाप से कहा था कि मुझे निम्रा के पास जाना है और मैं उसके बगैर मजीद नहीं रह सकती। एक तो मेरा कोई भाई और बहन नहीं थी जो मेरा वक्त गुजर जाता। बचपन से लेकर अब तक मैं अपने माँ बाप के बाद अपनी बहन से ही बहुत ज्यादा मानूस थी। फिर इसका अचानक इतने दूर चले जाना और फिर महीनों महीनों तक यहाँ पर चक्कर न लगाना मुझे उदास किए हुए था। मेरे माँ बाप मुझे समझाने लगे कि वो उसका ससुराल है, रोज रोज वहां पर जाना अच्छी बात नहीं, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, फिर उसका शौहर कहीं बुरा ही ना मान जाए। मगर अगले पल में मैं अपने माँ बाप को टोक कर कहने लगी कि निम्रा के ससुराल में है ही कौन सिवाय उसके शौहर के। ना ही सर पर नंद है, ना सास ससुर का साया है और ना ही कोई देवर जेठ है। रही बात निम्रा आपी के शौहर की, तो वो तो है ही बड़े मासूम। उन्होंने भला कहाँ इतराज करना है। मैं जाऊंगी तो उल्टा उनके घर में रौनक आ जाएगी। मैं तो बिल्कुल जिद ही पकड़ चुकी थी। वहीं मेरे माँ बाप भी कहने लगे कि तुम्हें पहले अपनी बहन को अपने जाने की इत्तला कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने फौरन मना कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मैं निम्रा को सरप्राइज दूंगी। मैं जानती हूँ मुझे अचानक अपने घर में देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। मेरी जिद थी, आखिर माँ बाप को हार मानना ही पड़ी और यूं मैं अपना सामान पैक करके अगले ही रोज बस अड्डे पर पहुंच चुकी थी। फजर के बाद इस बस ने आपा के गांव के लिए निकलना था। मेरे अब्बा मुझे बस स्टैंड पर छोड़ आए थे। जैसे ही बस चली तो अब्बा भी आंखों से ओझल हो गए और मैं ये सोच सोचकर खुश होने लगी कि जब निम्रा मुझे अपने सामने देखेगी तो किस कदर खुश होगी। हम दोनों का तो चोली दामन का साथ था, एक दूसरे के बगैर ज्यादा अरसा तक नहीं रह रही पा रही थी। आपा की शादी को 6-7 महीने तो तकरीबन हो ही चुके थे। ऐसा पहली मर्तबा था कि मैं अचानक अकेली बगैर बताए उनके पास जा रही थी। 4 घंटे का सफर जैसे तैसे कटा और मैं बस अड्डे पर पहुंच गई और आगे का रास्ता मुझे पता था। बस स्टैंड की कुछ ही दूरी पर मेरी आपा का घर था। अपने गिर्द बड़ी सी चादर लपेटे मैं अपने ही ध्यान में तेज तेज कदम उठाती हुई उनके घर पहुंची थी। धड़ाधड़ जाकर दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मेरी दस्तक पर मुझे लगा कि निम्रा आपी भी दौड़ कर आई और दरवाजा खोलेंगी, लेकिन मैं कितनी ही देर तक दरवाजा बजाती रही। दरवाजा न खुला। मुझे थोड़ी तशवीश होने लगी। आस पास गली में नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ऊपर से चिलचिलाती धूप और गर्मी
मुझे तो जैसे खौफ आने लगा था, कहीं आपा घर पर ही ना हो। मैं सोच रही थी कि तभी मुझे किसी की आहट की आवाज़ आई, जैसे दूसरी जानिब से कदम उठाकर कोई गली की जानिब आ रहा हो। अभी नज़र फेर कर मैं गली में देख ही रही थी कि दरवाज़ा खुला। सामने मेरी आपी निम्रा खड़ी थी। मुझे अपने सामने देखकर उन्हें आंखों में हैरत फटी फटी रह गई। अगले ही पल मैं अपनी आपी से लिपट गई और उन्हें सरप्राइज कहकर चौंका दिया। मैं हंस रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि उन्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा, जबकि वो अभी तक यूं ही बौखलाई हुई सी गोया हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम अचानक से यहाँ आने से पहले तुम इत्तला तो कर देती। अभी तक आप ही के चेहरे पर संजीदगी ही थी। एक पल को मुझे लगने लगा जैसे यहाँ मेरा आना उन्हें अच्छा ही ना लगा हो। मैं भी संजीदगी से कहने लगी कि क्यों, आपको मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? अगर कहती हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ, आपको इत्तला देकर दोबारा से यहाँ आ जाऊंगी। मेरी बात पर वो एक पल में हंसी और फिर मुझे अपने साथ लगाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा किया जो तुम चली आई। इस वक्त तो मैं गौर नहीं कर रही पाई थी, मगर साफ नजर आ रहा था कि मेरी बहन के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द हुई थी। बहरहाल वो मुझे अंदर लेकर आई। भाई अभी घर नहीं आए थे और मेरे लिए ठंडा ठार शरबत वो ले आई थी और फिर मुझसे बैठकर बातें करने लगी। ये तो मैं जानती ही थी कि असद भाई और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे अपने शौहर के बारे में बता रही थी कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे असद जैसा शौहर मिला। अभी हम बैठे ही थे कि कुछ देर बाद असद भाई भी काम से वापस आ गए। मुझे देखकर उनके चेहरे पर खुशगवार हैरत आई थी। मुस्कुराकर मेरे सर पर थपकी दी और मेरे पास ही बैठ गए। हम तीनों बैठकर बातें ही कर रहे थे कि जब निम्रा आपी कहने लगी कि तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा खाना बनाकर आती हूँ। निम्रा अभी तो वहां से उठ चुकी थी, लेकिन इसके बाद मैं और असद भाई घंटों बैठकर बातें करते रहे। मैं इनको अपना बड़ा भाई समझती थी और इनकी खूब इज्जत करती थी। आखिर को वो मेरी बहन को अपने हाथ का छाला बनाकर रख रहे थे, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इस अच्छे चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। अजित भाई मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने टीवी ऑन कर दिया और मूवी चला दी। वो इंडियन फिल्म थी जिसमें कुछ देर बाद नामुनासिब सीन चलने लगा, तो मैं बहाना बनाकर उठी कि मैं निम्रा किचन की मदद करवा देती हूँ। मैं किचन में गई तो निम्रा वहां पर फ्रिज से गोश्त निकाल रही थी। हमने मिलकर खाना बनाया था। बिरयानी मैंने बनाई थी और कौरमा निम्रा ने, मगर मेरे बहनोई ने सबसे ज्यादा तारीफ बिरयानी की थी। कहने लगे कि इतनी लजीज बिरयानी तो तुम्हारी बहन भी नहीं बना सकती। जब वो बार बार मेरी तारीफ करने लगे तो मेरी बहन हंसकर कहने लगी कि मुझे क्या पता था, जब आपका रिश्ता आया था तो मैं अपनी जगह अपनी बहन को ही आपके साथ रुखसत करके भेज देती। अल्फाज का अंदाजा तो मुझे कतई नहीं इनका हुआ था, तो ख्वाब में भी मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी बहन ऐसी बात भी कर सकती है। मेरा चेहरा तो शर्म से झुक चुका था। यही दिल चाहा कि अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। अपने पैर की ठोकर अपनी बहन के पैर पर मारी और बोली कि निम्रा आपी, क्या कह रही हैं आप? कुछ तो लिहाज करें। मैं असद भाई को अपने भाइयों जैसा मान देती हूँ। मगर निम्रा हंस पड़ी। वहीं असद भाई भी मुस्कुरा उठे थे। निम्रा के कमरे के साथ ही मौजूद कमरे में सोने के लिए मैं गई थी, मगर आधी रात को मुझे बड़ी अजीब सी सरगोशियों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे रात के इस पहर कोई सरगोशियों में बात कर रहा हो। मेरी नींद कच्ची थी। जरा सी आहट पर भी मेरी आंख खुल जाया करती थी। ये रात का तकरीबन 1:30 2 बजे का वक्त था जब इन सरगोशियों से मैं उठकर बैठ गई। मुझे शदीद कुफ्त होने लगी थी कि रात के इस पहर कौन बात कर रहा है। मैं धीरे धीरे कदम उठाकर जब अपने कमरे से बाहर आई तो हैरत का झटका लगा था। मेरी बहन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सरगोशी नुमा बात करने और हंसने की आवाजें भी मुझे वहीं से आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर देखूं आखिर रात के इस पहर वो किससे बातें इतना हंस हंस कर कर रही हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ी शर्मिंदा हो गई कि ये तो गैर मुनासिब बात है। वो दोनों मियाँ बीवी हैं, यूं उनके कमरे में झांक कर देखना कोई अच्छी खिलाकी हरकत नहीं है। बहरहाल मैं अभी वापस पलटने ही लगी थी कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई, जो मैं समझ रही थी कि ये आवाज इनके कमरे से आ रही है। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी बहन निम्रा इस कमरे के अकब में ही मौजूद सीढ़ियों के साथ नीचे उतर रही थी। अगले ही पल मैं राहदारी में इसके हिस्से में जा खड़ी हुई, जहां पर घुप अंधेरा था। लाउंज हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं तारीख हिस्से में खड़ी थी। मेरी बहन सीढ़ियों से उतरी और फिर आस पास नजर दौड़ाती हुई अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करती अपने कमरे में चली गई और दरवाजा भी बंद कर लिया। मेरे माथे पर पल पड़े थे। रात के इस पहर मेरी बहन क्या कर रही थी? वो तो काफी डरपोक थी। वो क्या, हम दोनों ही बहुत ज्यादा डरपोक थी। अंधेरा हो जाता तो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने से डर जाया करती थी, कतराया करती थी। मगर मगरिब के वक्त अम्मा छत से कपड़े उतारने का कह देती तो मेरी तो जान जाती थी। और फिर रात के 2 बजे मेरी बहन छत पर क्या कर रही थी? जहन में कई तरह के वसवसे आने लगे। फिर सोचा कि हो सकता है वो किसी काम से गई हो। अगले रोज जब असद भाई घर से चले गए
मैं अपनी बहन के पास बैठी थी। जब रात वाला मंजर याद आया तो यूं ही निम्रा से पूछ बैठी, क्या आप आधी रात को छत पर क्या कर रही थी? रात 2 बजे का वक्त था, जब आपकी छत की सीढ़ियां उतर रही थी आप। मेरे सवाल पर मेरी बहन के चेहरे पर एकदम संजीदगी आई थी। उसके सब्जी काटते हाथ रुक चुके थे। मेरी जानिब देखकर कहने लगी कि तुम इस वक्त क्या कर रही थी? मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, कुछ नहीं। पहले तो मुझे सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैंने समझा कहीं आप और अजत भाई तो नहीं, मगर फिर आधी रात को आखिर आप छत पर क्या कर रही थी? मुझे लगा था कि मेरे सवाल पर मेरी बहन कोई ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर मैं मुतमईन हो जाऊंगी, लेकिन अगले पल मेरी बहन सब्जी काट कर उससे छलनी में डालकर धोने लगी और कहने लगी, मरियम तुम वापस कब जा रही हो? आप ही के सवाल ने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं कहने लगी, क्या मतलब? यहाँ नहीं मैं रह सकती? तो आपके पास कोई 2-3 हफ्ते रहने के लिए आई थी मैं तो, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप मुझे तंग आ चुकी हैं। मेरी इस बात पर वो फौरन से सर झटक कर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल घर में अम्मी अबू भी तो अकेले होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनका ख्याल रखो, उनके पास रहो। आखिर हम बेटियां ही तो उनका सहारा है। इतना तो मैं भी जान चुकी थी कि मेरी बहन जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं ये बात नोट कर चुकी थी कि जिस कदर वो पहले मेरे साथ खुशोखुरम रहती थी, मेरे आने पर खुशी का इजहार करती थी, वैसा कुछ भी नहीं रहा। उल्टा उनसे ज्यादा असद भाई तो मेरा ख्याल रख रहे थे। ये तो अपने ही ख्यालों में गुम रहती थी। दिमाग में कई तरह के वसवसे आने लगे थे कि शायद आप ही को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, शायद उनकी प्राइवेसी में खलल आ गया है और इसलिए वो मुझसे थोड़ा कतरा रही हैं। लेकिन अगर कोई सवाल पूछती मैं तो वो इंतहाई बेजारी से जवाब दे रही थी। बहरहाल इस रोज जो राज मुझ पर खुला तो 14 तबक रोशन हो चुके थे। आप ही कहने लगी कि वो छत पर कपड़े सुखाने के लिए जा रही हैं। तो मैं किचन में बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैं कितनी ही देर टीवी पर देखती रही थी, मगर अभी तक उसके बाद कितनी ही देर टीवी देख रही थी, मगर अभी तक निम्रा अपनी छत से नहीं उतरी थी। मैं भी ताज़ा हवा लेने की खातिर जब सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर आने लगी तो मेरी बहन की हंसती हुई आवाज मेरे कदम वहीं रोक दिए थे। जिस कदर वो हंसकर बात कर रही थी, साफ जाहिर था कि वो किसी लड़के से ही फोन पर बात कर रही है। धीरे धीरे कदम उठाती हुई मैं छत पर पहुंची थी। बहन का चेहरा दूसरी जानिब था और वो मुसलसल बातों में मगन थी। उनके अल्फाज इंतहाई बेबाक थे। शायद वो अपनी बेताबियों के बारे में बता रहा था और मेरी बहन हंस कर कह रही थी कि तुम मुझसे कब मिलोगे? यकीन मानो मेरा ये मनहूस शौहर कहीं जाए तो तुम्हें मैं अपने घर बुलाऊं ना। बस ये काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाए तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, फिर तुम आ जाना। मगर इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कानो कान खबर ना हो सके। अपनी बहन के अल्फाज सुनकर तो मुझे मालूम हुआ था कि ये असद भाई से तो बात हरगिज नहीं कर रही थी। फोन बंद करके जैसे ही पलटी तो मुझे देखकर उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। मैं यूं ही संजीदगी से देख रही थी और फिर चलते हुए उनके पास गई। फोन उनके हाथ से छीना और कहने लगी कि आप किससे बात कर रही थी? कौन था ये? आपको शर्म नहीं आती? आप शादीशुदा हैं। असद भाई जैसे इतने प्यार करने वाले शौहर आपको मिले हैं और आप इस तरह की हरकतें करती फिर रही हैं। कोई अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? आप तो मेरी आइडियल थी, मैं आपको अपना रोल मॉडल समझती थी, लेकिन आप ये जैसी हरकतें कर रही हैं। मेरी ये बात सुनकर मुझे लगा मेरी बहन शर्मिंदा हो जाएगी, नादम होगी, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे हाथ से फोन छीना था। कहने लगी कि तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली? अपने काम से काम रखो। बेहतर है कि आज ही अपना सामान पैक करो और वापस जाओ। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ करूं। माँ बाप ने तो असद जैसे बड़ी उम्र के शख्स के साथ मेरी शादी करवा दी, लेकिन मैं इस शख्स के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। मजबूरी के तहत ही सही मुझे इसके साथ रिश्ता निभाना होगा, लेकिन मैं अपनी पुरानी मोहब्बत को भी हरगिज नहीं छोड़ूंगी। अपनी बहन के मुंह से इस कदर खुले अल्फाज सुनकर तो मैं अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। वो साफ साफ अल्फाज में मुझे तनबीह कर चुकी थी, खबरदार जो तुमने इस बारे में कुछ भी किसी को बताने की कोशिश की, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी आंखों में तो आंसू आ चुके थे। हाँ, ये बात सच थी कि मेरी बहन एक लड़के को पसंद करती थी, मगर वो बरादरी का नहीं था। हमारे यहाँ शादी से बरादरी में हुआ करती थी। मेरी बहन ने सरसरी सा जिक्र किया था अम्मा से लड़के के बारे में, मगर मेरी वालदा ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे अब्बा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। उल्टा इस बात के डर से कहीं तुम मेरी बहन को कोई गलत कदम ही ना उठा ले, उन्होंने मेरी बहन की शादी अजद से कर दी थी, जो कि उम्र में मेरी बहन से 8-9 साल बड़ा था। शादी के बाद मेरी बहन काफी खुश रहने लगी थी। मुझे लगा था कि इनकी खुशियां यूं ही बरकरार रहेंगी। वो सचमुच अपनी शादी से पहले का माजी भूल चुकी है, लेकिन कहाँ खबर थी कि शादी के बाद वो अपने शौहर को बेवकूफ बनाकर इस तरह की हरकतें करती फिर रही हैं। मैंने आप ही को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदमों के नीचे से जमीन तो उस वक्त निकली जब मैंने इन्हें वीडियो कॉल पर उस लड़के से ही कहते सुना कि बहुत जल्द मैं किसी न किसी तरह कोई ड्रामा रचाकर अपने शौहर से तलाक ले लूंगी और फिर इद्दत पूरी करते ही
मैं और तुम शादी कर लेंगे। वो लड़का भी मेरी बहन से हामी भर रहा था कि यहाँ बस मैं तुम्हें हर हाल में अपने लिए तैयार हूँ। इस रोज तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं गुस्से से बहन के पास गई और अगले ही पल उनके हाथों से मोबाइल लेकर चकनाचूर कर दिया और कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती चाहिए? कम से कम अपने शौहर की इज्जत का ही नहीं, अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर ले। अगर इन्हें पता चल गया तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। आप मजीद नहीं इस बारे में ना सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू को बताएंगी बल्कि असद भाई को भी बताएंगी। आपको लगाम देना जरूरी है, वरना आप कभी भी सबके मुंह पर कालक थोप कर यहाँ से जा सकती है। मैं वहां से भागी थी वापस, ताकि किसी तरह फोन पर अपने अम्मी अब्बू को सब कुछ बता सकूं, लेकिन अगले ही पल मेरी बहन ने मुझे बालों से झगड़ा और घसीटते हुए लाकर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगाकर कहने लगी कि तेरी इतनी जरूरत तो मेरे मामले में टांग अड़ाओ। अब तक मैं सिर्फ लिहाज ही कर रही थी कि तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन अब देखना मैं तुम्हारा कैसे इस्तेमाल करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी बहन करना क्या चाहती है। भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी। दोपहर रात हो गई थी। अब अंधेरा ही फैल चुका था हर तरफ। मैं रो रही थी, मैं शोर मचा रही थी, मुझे कमरे से बाहर निकालो। मेरी बहन ने फौरन, उसको जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया था। और इस रोज तो असद भाई भी घर आने में काफी देर लगा चुके थे। रात के 1 बजे का वक्त था जब वो घर में दाखिल हुए। घर बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। जैसे ही असद भाई ने कदमों से आहट पैदा की तो सबको सुनाई देने लगी। मैं रोते हुए उन्हें आवाज देने लगी कि असद भाई, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालने। आप ही ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है। मेरी इस आवाज पर वो भागते हुए यहाँ पर आए और वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मेरी हालत बहुत गैर हो रही थी। मारे खौफ के मैं इनसे लिपट गई। रो रो कर कहने लगी कि आप ही बहुत बुरी है। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना बड़ा खेल खेल रही है। अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि दरवाजा बाहर से एक मरतबा फिर लॉक हो चुका था। हम दोनों इस कमरे में बंद हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप ही करना क्या चाहती हैं। असद भाई गुस्से से आग बबूला होकर निमरा से कह रहे थे कि दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका है? मैं असद भाई को अपनी बहन की सारी हकीकत बता चुकी थी, जिसे सुनकर वो अपना सर पकड़कर बैठ चुके थे। ये लड़की ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसे इतनी मोहब्बत दी, इस पर एतबार किया और अभी तक एक नाजायज रिश्ते को लिए बैठी है। मैं इसे बिल्कुल भी पास नहीं रखूंगा, बल्कि इसे तलाक दे दूंगा। आप ही हमें कमरे से निकाल दें। इससे पहले ही असद भाई मेरी बहन को तलाक दे चुके थे। न जाने ये इत्तेफाक था कि मेरी बहन का खेला या खेल कि ऐन इसी वक्त सुबह के 9 बजे मेरे माँ बाप भी इस घर में दाखिल हुए थे। ये वही वक्त था जब असद भाई ने मेरी बहन को तलाक दी थी। तलाक का देना था कि मेरी बहन फूट फूट कर रोने लगी, माँ बाप के सीने से लिपट गई थी कि देखो मेरा घर बर्बाद कर दिया तुम्हारी इस बेटी ने, कैसे मेरे शौहर को डोरे डाले हैं। मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ चुकी हूँ। एक कमरे में बंद कर दिया ताकि आप दोनों भी अपनी आंखों से देख लें ये किस हालत में पकड़े हैं। मेरे सर पर तो आसमान टूटा था। मेरी बहन किस कदर चालाक थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की मोहब्बत थी और इसीलिए बिना बताए मंसूबे थे। ये तो मेरी बहन सब कुछ कर रही थी। मेरे वालिद तो पहले ही दिल के मरीज थे। मैं तो रोते हुए उनके गिड़गिड़ाने लगी आगे, कहने लगी कि ये सब झूठ है, सब निमरा का किया धरा है। असद भाई भी अपनी यकीन दिला रहे थे इन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये औरत खुद बदकिरदार है, लड़कों से बातें करती है और अब मुझे इसकी हकीकत पता चली है तो मैं इससे अपना ताल्लुक तोड़ता हूँ। लेकिन मेरी बहन रो रो कर सबके सामने सच्ची हो चुकी थी। माँ बाप का यही कहना था कि अब हकीकत छुपाने की खातिर हम दोनों इल्जाम आप ही पर लगा रहे हैं कि वो लोग आप ही को वहां से लेकर जा चुके थे। मैं जबरदस्ती, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरे बहनोई से करवा दी थी। मैं तो इनसे उम्र में बहुत छोटी थी। मेरे दिल में तो इनके लिए कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन ही थी जिसने सबके दिलों में जहर भरकर इस नंबर को पहुंचा दिया था। मैं तो इस वक्त को पछता रही थी जब मैंने यहाँ आने की सोची थी। आखिर में यही अल्फाज निकले कि अल्लाह ऐसी बहन किसी को ना दे। माँ बाप ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया था। असद और मैं इस रिश्ते को अपनाने को तैयार न थे, जबकि इद्दत पूरी होते ही मेरी बहन भी अपने घर से लापता हो चुकी थी। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, किसी को खबर ना थी। असल कयामत तो अब मेरे माँ बाप पर टूटी थी जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। सारे फसाद की जड़ बड़ी बहन थी, मगर वालिद का कहना था कि काश मैं बरादरी के नाम पर पहले ही मुनासिब फैसला कर लेता और इस बदचलन लड़की को इसके आशिक के साथ भेज देता तो आज यूं हमारे घर का शराजा बेघर ना रहा होता। मगर अब क्या हो सकता था। धीरे धीरे उस रिश्ते को मुझे और असद को कबूल करना ही पड़ा। जबकि मेरी बहन कुछ अरसे बाद वापस दर दर की ठोकरें खाते हुए हमारी दर पर आई थी। वो इज्जत की जिंदगी छोड़कर जिल्लत को पसंद करके इस लड़के के साथ भाग कर गई थी जिसने मेरी बहन का ना सिर्फ इस्तेमाल किया था बल्कि उसकी इज्जत तार तार कर दी थी।
اس سے نکاح نہیں کیا تھا بلکہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ مراسم بڑھائے تھے۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے میری بہن کو دھکے مار کر نکال دیا۔ جب ماں باپ نے بھی اپنانے سے انکار کر دیا تو میری وہ بڑی بہن جو کبھی ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتی تھی، اس کے بغیر کسی کے حلق سے نوالا بھی نہیں اترتا، اس نے گاؤں کے ہی ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔